आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 50 साल पहले घटी थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने नीमा गांव गया था। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ट्रेन लेट होने की वजह से मैं जिस वक्त छालदा पहुंचा उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी और मैं इसी अंदाजे से चला था कि दिन खत्म होने से पहले मैं छालदा पहुंच जाऊंगा और वहां से बस पकड़कर नीमा गांव तक। ट्रेन नीमा गांव तक नहीं जाती थी। छालदा से नीमा गांव के लिए बस ही पकड़नी पड़ती थी। ट्रेन के लेट होने से मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। मैं इस जगह से अनजान था। मैं नीमा गांव अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। पहले तो मेरे पिताजी खुद ही आने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई और उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे याद है वो जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी वाले दिन थे। साए साए हवाएं चल रहे थे। छालदा कुछ हजार की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा था। ऐसी जगह पर इस तरह की सर्दी में इस तरह का सन्नाटा स्वाभाविक ही था। इसकी वजह यह भी थी कि स्टेशन छालदा से बहुत दूर था। मैं इसी कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ने लगा कि कोई व्यक्ति मुझे दिखे तो मैं शायद उससे बस स्टैंड का रास्ता पूछ लूं। ठंड से मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। कस्बे में अब तक बिजली या तो कोई भी और सुविधा नहीं पहुंची थी या फिर उस वक्त शायद बिजली वहां थी नहीं। कच्चे रास्ते के किनारे पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से मैं ये अंदाज़ा लगा रहा था कि मैंने बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। मेरा गुजर एक घर के सामने से हुआ तो सोचा कि कुंडी खटखटाकर घर से किसी आदमी से बस स्टैंड का रास्ता मालूम कर लूं। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि सारे लोग सो गए हों। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे कुछ फासले पर साइकिल के चलने की आवाज़ सुनाई दी। साइकिल सवार मेरे पास ही आ गया। मैं उससे कुछ पूछता मगर मेरे पूछने से पहले ही वो खुद मुझसे बोल पड़ा। लगता है आपको बस स्टैंड जाना है, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। मैंने एक पल के लिए साइकिल सवार को बहुत गौर से देखा। वो सिर से पांव तक कंबल ओढ़े हुए था। अगर वो कंबल नहीं भी ओढ़े होता तब भी अंधेरा इतना था कि मैं उसकी शक्ल ठीक से देख नहीं सकता। मगर उसकी आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये ज़रूर कोई 40 से 45 साल का आदमी रहा होगा। मैं उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया। साइकिल तंग गलियों से गुजरने लगी। उसने एक खंडर जैसे घर का बाहरी हिस्सा पार किया। मैं उसके करियर पर संभल कर बैठा, आंखें फाड़ फाड़ कर चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। पुरानी साइकिल के खड़खड़ की आवाज़ ना जाने कहाँ तक पहुँच रहे थे। मुझे कुछ हैरानी सी भी हो रही थी। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि बस्ती में इस तरह का सन्नाटा छा जाए। रास्ते में सिर्फ कुछ कुत्ते मिले। उन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम एक घने खेतों के अंदर से गुजर रहे थे उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। लगता है आज गाड़ी लेट आई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बस पहुंचने ही वाली होगी। यह आखिरी बस है।
आप खुशकिस्मत हैं कि मैं मिल गया, वरना ये बस भी आपको नहीं मिलने वाली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपकी वजह से मुझे ये बस भी मिल जाएगी, और मेरी वजह से आपने कितनी मुसीबत उठाई। ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, उसने खड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। मैं तो अपने खेत से लौटकर घर जा रहा था। मेरा घर बस स्टैंड के आगे ही पड़ता है। आपको देखा तो समझ गया कि आप मुसाफिर हो। तो क्या इस इलाके में बिजली नहीं है क्या? बिजली तो केवल बस 3 घंटे ही के लिए आती है, कभी दिन में तो कभी रात में। यहाँ सब ऐसे ही चलता है बाबू। लोग यहाँ बहुत जल्दी सो जाते हैं क्या? क्या करें, इतनी सर्दी है, ऊपर से भूत का डर। हम खेत से निकलकर खुले में पहुंच रहे थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरे में तारों की रोशनी में जो कुछ दिखाई पड़ रहा था वो सब भी अब गायब हो गया, मगर सारा का सारा रास्ता साइकिल सवार का बहुत अच्छी तरीके से शायद जाना पहचाना ही था। वो साइकिल को ऐसी कुशलता से दौड़ा रहा था जैसे अंधेरा और उजाला उसके लिए समान हो। तुम भूत के बारे में कुछ बता रहे थे। मेरे भूत कहने पर वो जोर से हंसने लगा। मैंने मजाक किया था बाबू। उसकी हंसी साइकिल की खड़खड़ के साथ मिलकर कुछ अजीब लगी थी। तभी अचानक दूर से किसी गाड़ी की आवाज मुझे सुनाई दी। लो, आ गई आपकी बस बाबू। वो साइकिल रोक कर बोला। मैंने साइकिल से उतर कर देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया ना? मैं हैरत से चारों तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। हाँ, पर बस यहाँ तो कहाँ है? मुझे बस दिख नहीं रही। मेरे इतना कहने की ही देरी थी कि बस की आवाज तेजी से मेरे करीब आई, और फिर मैंने सचमुच एक बस को अंधेरे की परतों से निकलकर अपने पास पहुंचते पाया। तेज आवाज के साथ वो रुक गई। वो जंग लगी टीन और लोहे की आवाज थी। न बस के अंदर कोई रोशनी थी और न ही उसके बाहर। बस में हेडलाइट्स तक नहीं थे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस जमाने की बस थी। मैंने उसे देखकर ये महसूस किया कि ये कम से कम इस सदी की तो बस बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। फिर मैंने सोचा कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में शायद आज भी इस तरह की बसें चलती होंगी, जिसका दुनिया त्याग बहुत साल पहले ही कर चुकी है। जैसे पुरानी मशीन, पुरानी गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या। बस के दरवाजे पर जो आदमी आया वो कंडक्टर ही था। बस की तरह उसकी भी केवल सिर्फ छाया ही मैं देख सकता था। उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों के चेहरे पर डाली। तभी साइकिल वाला व्यक्ति उस कंडक्टर से कहने लगा, बाबू साहब को नीमा गांव छोड़ देना। मैं चुपचाप बस के ऊपर चढ़ गया और एक सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बस तब तक चल चुकी थी। मैं साइकिल सवार को आवाज देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर वो तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ा। इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से करीब देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने सीट पर सिर टेक कर माहौल का जायजा लेने की कोशिश की, मगर मुझे माहौल सही लग रहा था। बस जोर जोर से हिलती हुई चली जा रहे थे, या फिर असल में देखा जाए तो बस सिर्फ रेंग रहे थे। उसकी गति जितनी कम थी, शोर उतना ही ज्यादा था। जिस बस में हेडलाइट्स तक ना हो, वो आपको अपनी मंजिल तक जब भी पहुंचा दे, बस गनीमत ही समझ लेना।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी पुरानी बस अब तक चल कैसे रही है। सीट पर बैठे हुए फिर से मुझे उन लोगों का ख्याल आ गया जहां पर मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। मैं सोचने लगा, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि कोई आने वाला है भी या नहीं। मैं अंधेरे में जागते हुए उनकी कल्पना करने लगा। खबर के मुताबिक वो लोग मुझे बस स्टैंड पर लेने आए होंगे। ना जाने कितनी देर तक मेरा इंतज़ार किया होगा और शायद नाराज़ होकर लौट भी गए होंगे। खबर देकर भी मेरे ना आने पर उन्होंने आपस में ना जाने क्या कहा और क्या सुना होगा। शायद वो यहाँ तक सोच रहे होंगे कि हम उनसे रिश्ता ही नहीं करना चाहते। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल ये भी आया कि ये भी हो सकता है कि ट्रेन लेट होने की संभावना उनके दिमाग में पहले से हो और वो भी अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे हों। मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरा दूसरा विचार ही सही हो, वरना इतनी रात में मैं उनका घर कहाँ ढूंढूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बस स्टैंड से उनका घर कितना दूर था। बाहर का सन्नाटा बस के भीतर भी पसरा हुआ था। न जाने कितने लोग बस में पहले से सवार थे, कितने मर्द, कितनी औरतें और कितने बच्चे। मगर मुझे हैरत थी कि किसी भी तरह की, किसी भी इंसान की कोई आवाज़ नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई बोल भी रहा होगा तो जंग लगी टीन टप्पर की इस शोर में शायद कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, या फिर शायद सारे लोग सो चुके होंगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी कंडक्टर एक लालटेन जलाए हाथ में लिए मेरी ओर बढ़ने लगा। तभी उस लालटेन की रोशनी में मुझे बस के अंदर का थोड़ा बहुत नजर आया। बस के अंदर जितनी भी सीटें थी सबके ऊपर बस कंकाल भरे पड़े थे, मानव कंकाल, जैसे वो लोग सीट पर टिक कर बैठे हुए हों। और ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग जिंदा हों, कंकाल होकर भी। कंडक्टर का भी पूरा शरीर जैसे कंकाल का था, बस उसके चेहरे और आधे शरीर में ही चमड़ी थी। कंडक्टर चलता हुआ धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है। खैर, कंडक्टर चलता चलता मेरे करीब आया और उसने अपने कंकाल नुमा हाथ को मेरे कंधे पर रखकर कहा, नीमा गांव यहाँ से बस आधा किलोमीटर दूर है। हम आपको यहीं तक उतार सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद बस रुकी। कंडक्टर ने मेरी पीठ थपथपाई। मैं दौड़ता हुआ बस से गिरता पड़ता बाहर निकला और फिर भागता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा। मैं भागते भागते एक बार पीछे मुड़ा और उस बस की तरफ देखने की कोशिश की, मगर तब तक वो बस गायब हो चुकी थी। मुझे और भी डर लगने लगा। मैं जैसे तैसे भागता भागता गिरता पड़ता नीमा गांव पहुंचा। मेरा दूसरा अंदाजा ही सही था। लड़के वाले अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि शायद ट्रेन लेट रही होगी। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपनी फूली हुई सांसों के साथ उनके पास पहुंचा और फिर मैंने डरते डरते उन्हें पूरी घटना बता दी। जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो बस कई सालों से इस रूट पर रात के वक्त चलती रहती है। लोगों का कहना है कि वो मुसाफिरों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है और कभी भी किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वो साइकिल वाला भी शायद उन्हीं के साथ मिला हुआ था, या फिर शायद वो कोई इंसान था। मुझे कोई आइडिया नहीं है।
मगर वो जो कुछ भी था वो बड़ा ही डरावना था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रजवाड़ों के शहर में एक प्रसिद्ध बावड़ी थी। 10वीं सदी की ये बावड़ी जितनी प्राचीन थी उतनी ही भव्य और खतरनाक भी थी। पुरातात्विक विभाग के संरक्षण में आने के कारण इसकी देखरेख अच्छे से हो रही थी। इसी वजह से आज भी ये अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल थी। पर्यटकों के लिए सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ये बावड़ी खुली रहती थी। 5 बजे के बाद किसी को भी इसके अंदर रुकने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि वहाँ के कर्मचारियों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। कारण था उस बावड़ी के भूतिया और खूनी होने की प्रचलित कहानियाँ और कई सारी मान्यताएं। इन्हीं कहानियों और मान्यताओं की वजह से लोगों की उत्सुकता हमेशा ही इस बावड़ी के लिए बरकरार रहती थी। कहते थे कि अगर कोई 5 बजे के बाद रुकता तो अगले दिन तक जिंदा नहीं बचता। कोई नहीं जानता कि आखिर ऐसा रात में क्या होता है कि जो भी रह जाता शाम के बाद वो मर ही जाता। कहते थे कि भूतों और पिशाचों का बसेरा है उस बावड़ी में। दिन में बावड़ी बहुत ही खूबसूरत लेकिन मनहूस सी लगती थी। बहुत साल पहले जब पुरातत्व विभाग के कुछ कर्मचारी इसकी खुदाई करवा रहे थे तब उन्हें बहुत सारे कंकाल मिले थे, जिनका परीक्षण जब किया गया तो पता चला कि मरने वाले सभी पुरुष थे और सभी को गला काट के अधमरा ही दफनाया गया था। जिस दिन खुदाई हुई थी और कंकाल मिले थे उस रात खुदाई करने वाले मजदूर जब रात को गहरी नींद में सो रहा था तब अचानक उसकी आंख खुल गई और वो जैसे वशीभूत सा बावड़ी की तरफ चल पड़ा। बावड़ी पहुंचकर सीढ़ियों से उतरकर वो बावड़ी के अंदर चला गया। सुबह जब बाकी मजदूर और कर्मचारी आए तो उन्होंने उस मजदूर की लाश देखी जो पूरी तरह से छत विछत थी। सभी उस लाश की ऐसी हालत देखकर बहुत डर गए, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर वो रात में क्या करने वहां आया था और कैसे मर गया। उस दिन के बाद से हर रात कोई ना कोई मजदूर उसी तरह से बावड़ी में मरा हुआ मिलने लगा। ये देखकर पुरातत्व वालों ने खुदाई का काम बंद करवा दिया। दिन में भी अब अजीब अजीब तरह की घटनाएं घटने लगी थी। किसी किसी को लगता कि कोई उसे पुकार रहा है तो कभी लगता कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। कभी किसी को लगता किसी ने कसकर पकड़ रखा है। कभी कभी तो किसी किसी को कोई अदृश्य शक्ति उठाकर पटक तक देती थी। इतनी सारी मौत और अब इन अजीब घटनाओं की वजह से बावड़ी बंद कर दी गई थी। 20 साल बाद जब इस बावड़ी को वापस खोला गया तो फिर से बावड़ी में चहल पहल हो गई, लेकिन कहानियां अभी भी जुड़ी हुई थी बावड़ी से। एक दिन पंकज और सुधीर ने बावड़ी के रहस्य जानने की ठानी और 5 बजे के बाद चुपचाप वहीं बावड़ी में छुपे रहे। 5 बजे जब सब लोग चले गए और बावड़ी में ताला लग गया तब पंकज और सुधीर चुपचाप निकलकर बावड़ी में खोजबीन करने लगे। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा और पूरी बावड़ी में स्याह अंधेरा छा गया। पंकज ने फोन की टॉर्च जलाकर साथ लाई मोमबत्ती को जलाकर रोशनी कर दी। रात थोड़ी और गहरा गई थी। पंकज और सुधीर बावड़ी के तीसरे माले से उतरकर नीचे की तरफ बढ़ गए थे। नीचे पहुंचकर वो लोग जब एक कमरे में थे कि अचानक से ही अजीब तरह की डरावनी और भयानक आवाज़ें शुरू हो गईं। हजारों चमगादड़
चारों तरफ उड़ने लगे। हवा तेज रफ्तार से चलने लगी। सन्नाटे को चीरती हुई साए साए हवा की आवाजें आने लगी। अचानक से एक तेज चीख के साथ ही बहुत सारे लोगों की रोने की आवाजें शुरू हो गई। पंकज और सुधीर को डर लगने लगा था। अचानक ही पंकज की पकड़ी हुई मोमबत्ती की लौ बहुत तेज फड़फड़ाने लगी और फिर ऐसा हुआ कि किसी ने जैसे जोर से फूंक मारकर बुझा दिया। अब पंकज और सुधीर बहुत ही घबरा गए कि अचानक किसी ने सुधीर को पकड़कर हवा में उछाल दिया। तेज चीख के साथ सुधीर जमीन पर आ गिरा। जब तक पंकज उसे संभालता तब तक किसी ने उसे जकड़ लिया। अपने को किसी तरह से छुड़ाते हुए पंकज ने खुद को संभाला और फिर सुधीर की ओर बढ़ा। लेकिन तभी फिर से किसी ने पंकज को जोर से धक्का दिया और वो लड़खड़ाते हुए पीछे की दीवार से टकरा गया। दीवार से टकराकर पंकज के सिर से खून बहने लगा। पंकज वहीं दीवार के सहारे ही बैठ गया कि अचानक दीवार से किसी के हाथों ने निकलकर उसे पकड़ लिया। पंकज ने बहुत कोशिश करके खुद को छुड़ाया और अंधेरे में ही सुधीर को ढूंढने की कोशिश करने लगा। इधर सुधीर को होश आ गया और वो भी पंकज को ढूंढने लगा। सुधीर कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसके शरीर पर किसी ने खरोच मारी। खरोच ऐसी थी जैसे चाकू से किसी ने चीरा मारा हो। सुधीर दर्द से कराह उठा। तभी हवा के एक झोंके ने उसे अपने आगोश में ले लिया और उड़ाकर सीढ़ियों पर ले गया। पंकज ने जैसे तैसे खुद को खींचकर बावड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की और सीढ़ियों तक चला आया। उसने देखा कि सुधीर वहीं खून से सना हुआ पड़ा था। उसने सुधीर को हिलाकर होश में लाने की कोशिश की। सुधीर को जैसे ही होश आया वैसे ही दोनों बावड़ी से बाहर निकलने के लिए गेट की तरफ भागे। अभी थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि सामने उन्होंने देखा कि कई सारे आदमी खड़े थे। अंधेरे की वजह से चेहरे किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन सबके सर नीचे की तरफ झुके हुए थे। वो सब आदमी धीरे धीरे पंकज और सुधीर की ओर बढ़ने लगे। तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की और उसकी रोशनी में उन दोनों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। वो सभी आदमियों के सिर कटे हुए थे और उनसे खून बह रहा था। उन सब के चेहरे सड़े गले चुके थे और उनमें कीड़े पड़े हुए थे। इतनी भयावह शक्लें देखकर पंकज और सुधीर पसीना पसीना हो गए। दोनों वापस मुड़कर नीचे की ओर भागने लगे। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर दोनों ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उन दोनों को समझ में नहीं आया कि अभी तो इतने सारे आदमी थे, अब सब अचानक कहाँ गायब हो गए। दोनों किसी कमरे में छुपने की कोशिश करने लगे। अचानक कमरे में वही सारे आदमी आ खड़े हुए। पंकज और सुधीर की ओर बढ़ते हुए वो सब जोर जोर से रोने लगे। उन दोनों ने पंकज और सुधीर को पकड़ लिया और हवा में उछाल दिया। अपने बड़े बड़े नाखूनों से उन दोनों के शरीर को चीर फाड़ करने लगे। उनका रोना अब अट्ठास में बदलने लगा था और एकदम से वो सब आदमी गायब हो गए। कमरे में सिर्फ पंकज और सुधीर अकेले खड़े थे और उनका शरीर जगह जगह से कटा हुआ था। अचानक कमरे में फिर से सैकड़ों चमगादड़ चिल्लाते हुए आ गए और उन दोनों पर झपट पड़े। जब तक चमगादड़ उन दोनों पर से हटे तब तक पंकज और सुधीर बुरी तरह से घायल हो चुके थे। दोनों की आंखों से खून बहने लगा था और उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। टटोलते टटोलते पंकज और सुधीर बाहर का रास्ता खोजने लगे।
पंकज ने जब दीवार पर हाथ रखा तो उसके हाथों को किसी ने पकड़ लिया और दीवार के अंदर खींच लिया। सुधीर को किसी ने पकड़कर छत की तरफ खींचा। अगली सुबह जब बावड़ी के कर्मचारी बावड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आए तो जो देखा वो देखकर वो दंग रह गए। सुधीर की सिरकटी लाश सीढ़ियों पर पड़ी देखी और अंदर के कमरे में पंकज की लाश जिसका सिर दीवार के अंदर घुसा हुआ था।